से पहले हम आपको बताएंगे कि नतीजों की तस्वीर कैसी रहने वाली है, किस राज्य में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। सबसे पहले बात आज की कर लेते हैं, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज बारिश के चलते मतदान में बाधा पहुंची है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में आज वोटिंग हुई। नतीजों और एग्जिट पोल की बात करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कहां पर कितनी फीसदी वोट पड़ी। ये वोटिंग के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। 2016 की ये तस्वीर। पश्चिम बंगाल में 80.33% वोट डाले गए, असम में 75.92%, केरल में 74.92%, जबकि तमिलनाडु में 73.74%। माफ कीजिएगा, ये 2016 के विधानसभा चुनाव की जो स्थिति रही केरल तमिलनाडु की स्थिति हम आपको दोपहर 3 बजे की बता रहे हैं। यहां पर 2 अलग अलग स्थिति, 2011 में कितने फीसदी वोटिंग रही थी और उसके बाद की तस्वीर क्या रही। वोटिंग के ये आंकड़े हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वक्त तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में। मानस बनर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अनुज गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अवधेश जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति बीजेपी की हो जाती है। 4 राज्यों में तो उसके खाते भी नहीं खुले थे 2011 में, असम में खुले और वो भी सिर्फ 5 सीटों पर। इस बार बीजेपी उम्मीद तो कम से कम कर रही है, क्योंकि बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार किया गया है। स्थिति बीजेपी की हो जाती है। 4 राज्यों में तो उसके खाते भी नहीं खुले थे 2011 में, असम में खुले और वो भी सिर्फ 5 सीटों पर। इस बार बीजेपी उम्मीद तो कम से कम कर रही है, क्योंकि बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार किया गया है बीजेपी की ओर से। चित्र कुल अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या हो जाती है 824, जिसमें से 2 पर वोटिंग नहीं हुई है। नहीं हुई है 824 में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 5 विधानसभा सीटें थी पिछले चुनाव में, असम में, बाकी सब जगह थी। कांग्रेस के पास 170 सीटें थी। बिल्कुल। तो अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, अगर उसके हिसाब से देखते हैं। विधानसभा चुनाव के हिसाब से लोकसभा चुनाव पर आएंगे तो स्थिति बदलेगी। तो जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करती है लगेगा कि उसके खाते में जुड़ा है और उसका असर उसके राष्ट्रीय जो राजनीति है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल। कांग्रेस के पास अपने उन 170 सीटों को बताने की चुनौती है। अगर वो बचा लेती है तो फिर बिहार में जो उसने 27 सीटें जीती उससे जो उत्साह आया वो लगेगा कि कायम रहेगा, वो ज्यादा आक्रामक होकर मुकाबला कर सकेगी। और 2017 में जो 5 विधानसभा में चुनाव होंगे उसमें भी वो फायदा देखेगी। दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों को यहां पर बता दें बहुत जल्द ही वो आंकड़े हमारे सामने होंगे जिसका समूचा देश इंतजार कर रहा है। प्रदेश चाणक्य के साथ इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है बस कुछ ही देर में आपके सामने होगा। अवधेश जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन दिलचस्प ये भी है देखना जिस तरह का आक्रामक प्रचार बीजेपी की ओर से किया गया है, कांग्रेस की कमी कहीं न कहीं इन 5 ही राज्यों में दिखाई दी, अगर तुलना हम राष्ट्रीय पार्टियों की करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 493 सीटें इसमें क्षेत्रीय पार्टी को मिली थी। इसलिए ये जो चुनाव है उसमें अगर हम केरल को और असम को छोड़ दें तो मूलतः माने वामपंथी दल भी है केरल में और यहाँ भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन पिछला चुनाव क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व का चुनाव था। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी अगर ओवरऑल 5 राज्यों के मिला दे तो क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व के ही चुनाव होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई। मानस बनर्जी जी, आपको 2 महत्वपूर्ण बातें इस चुनाव के इन 5 राज्यों में जो वोटिंग हुई है उसकी क्या दिखाई देती है? देखिए, इस बार तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा चेंज होगा। पहले जो हुआ था लोकसभा 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें जो सिचुएशन था अभी इसमें बहुत फर्क है। वहां पे मान लीजिए कि मोदी वेव था, कोई जगह बीजेपी फायदा हुआ, जैसे लोकसभा में बहुत फायदा हुआ। अभी वो वेव नहीं है, लेकिन असम में अगर हम इसके लिहाज से देखेंगे, हम तमिलनाडु की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की, मोदी की जिस तरह से लहर थी, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में उसका वर्चस्व कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन अभी केरल में उसका तो थोड़ा चांसेस है। अभी केरल में अभी जो बात पूछा, जो वहां से खबर मिला है कि केरल में बीजेपी का कम से कम आपका क्या बोलता 4-10 सीट तो मिल सकता है, ऐसे तो सुना है। 10 सीट केरल में मिलेगा। अच्छा, ये बात है। असम के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी का भूमिका कि असम में उनको जो है सुनी 5 सीट मिला था विधानसभा में। इस बार उन्होंने चाहता कि एक जबरदस्त चीज लेके आया, जहां पे
तरुण गोगोई का जो गवर्नमेंट था उनका खिलाफ करप्शन चार्जेस था, उनका 2G स्कैम कांग्रेस का जो सेंटर में जो हो रहा था, 2G स्कैम, कोयला स्कैम बोलिए, और जो अभी जो हेलीकॉप्टर स्कैम, सब मिला के ऐसे हुआ कि उसमें तरुण गोगोई का एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी वहां पे है, 15 साल राज किया, उसमें एक वेव चला है। प्लस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन अगर 5 राज्यों को उठा के देखें तो एक असम है जहां से बीजेपी ज्यादा उम्मीद कर रही है, और 2011 में भी चूंकि वहीं से उसको 5 सीटें मिली थी। हाँ। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं। लेकिन लोकसभा चुनावों की अगर हम देखें तो 14 में से असम में से 7 सीटें बीजेपी की गई थी। हाँ। यानी कि इस बार तो उसकी पूरी कोशिश रही है कि वो सरकार बनाए। 36% वोट भी मिला था। बंगाल में भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन आपने जो कहा, देखिए मोदी लहर का इस क्षेत्र में प्रभाव केवल असम में था। टोटल 100 बता रहा हूं ना, टोटल 126 लोकसभा सीट आते हैं इन 5 राज्यों में, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को केवल 10 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को मिली थी 19 और वाम मोर्चा को भी 10 सीटें मिली थी। बाकी सारे क्षेत्रीय पार्टियों को। इस बार एक बात सुनिए, एक बात मैं कह रहा हूं, आप ये असम के जो वोट कैरेक्टर देखेंगे असम और बंगाल का, जैसे असम में अभी टोटल 36 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 75 से 85% तो मुस्लिम है। तो वो जो है ना, इस बार ये लोगों ने फर्स्ट फेज में तो हो गया वोट, लेकिन सेकेंड फेज में यहाँ पे जमायत इस्लामी हिंद बोला जो सारा के सारा वोट बदरुद्दीन राजमौल को मत दो, वो कांग्रेस को सारा दे दो, तो वो उससे सेकेंड फेज में 29 सीट था, कॉन्स्टिट्यूंसी था। ये सीट वहां पे चला जाए तो कांग्रेस का फायदा ज्यादा मिलेगा वहां पे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, बदरुद्दीन राजमौल खुद बोला है नहीं, एक बार जमायत इस्लामी की बात सुन के कोई नहीं देगा, हमारा जो है प्रभाव जहाँ पे है हमारा मिलेगा। तो वोट डिवीजन होगा तो बीजेपी का फायदा, बीजेपी आ रहा है वहां पे, अब नहीं होगा डिवीजन तो कांग्रेस का फायदा है, फिर आ सकता है। बिल्कुल, चलिए बस कुछ ही देर में एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे सामने होंगे, जिससे तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि इन 5 राज्यों में स्थिति किस पार्टी की कैसी रहने वाली है। बस थोड़ी देर का इंतजार करिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। टुडे चाणक्य इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल बस कुछ ही पलों में इंडिया न्यूज पर आपके सामने होगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। राज्यों में बीजेपी का राज है, 8 में कांग्रेस का, लेकिन इन 5 राज्यों में किसका राज होगा? इंडिया न्यूज चाणक्य के एग्जिट पोल का वक्त आ चला है। सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान का, जो आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल का सबसे पहले हाल। अनुराग। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, और आइए आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं कि क्या कुछ जनता के मन से बाहर निकल करके टीवी स्क्रीन तक आ पहुंचा है। आपने किस आधार पर वोट दिया? सबसे पहला सवाल पश्चिम बंगाल की जनता से पूछा गया। 47% ने कहा पार्टी और उम्मीदवार के आधार पर, 33% ने कहा कानून व्यवस्था और विकास के आधार पर, 10 अन्य को मुद्दा मानते हैं। ये सवाल था आपने किस आधार पर वोट दिया, उसके जवाब में 37% लोग पार्टी और उम्मीदवार को देख करके वोट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 37% का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ममता बनर्जी के लिहाज से भी। दूसरा सवाल, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल यह है कि आप राज्य सरकार में क्या बदलाव चाहते हैं? मौजूदा राज्य सरकार को बदलना चाहते हैं? क्या आप चाहते किसी और का शासन आए? 37% लोगों ने कहा कि हां, हम ममता बनर्जी को अब नहीं चाहते, लेकिन 60% लोग कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है और हम नहीं चाहते कि मौजूदा राज्य सरकार में किसी तरह का कोई बदलाव हो। वो 37 का आंकड़ा यहां लगाइए, इस 60% के साथ जोड़िए। तीसरे सवाल का रुख करते हैं। तीसरा सवाल आप देखिए कि आपके हिसाब से मौजूदा मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा? बहुत अहम सवाल जनता के लिहाज से, वोटर के लिहाज से। क्या आंकड़ों में तब्दील होता है जनता का मन? आप देख सकते हैं 40% मुस्कुराते हुए कहते कि अच्छा रहा ममता बनर्जी का कामकाज, 21% मानते कि औसत रहा, यानी कि उनको कोई शिकायत नहीं है, वो ऑन एन एवरेज मानते हैं। 27% मानते हैं कि ममता बनर्जी का काम खराब रहा। मानस बनर्जी से यह दिलचस्प सवाल बनता है कि अगर इन 3 सवालों के आंकड़ों को हम देखें और जनता के द्वारा दिए गए जवाब की फीसदी को हम देखें तो शायद दीदी वापस आ रही है। जवाब उनसे लेंगे चित्रा, एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया भी था पश्चिम बंगाल का आंकड़ा, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर से वो आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं। जब लोगों के बीच जाकर हमारा सवाल था, उसका जवाब किस रूप में सामने आया। हमारा पहला सवाल था, आपने किस आधार पर वोट दिया है? किस आधार पर वोट दिया? पार्टी और उम्मीदवार बताते हैं 47% लोग, विकास कानून व्यवस्था बताते हैं 33% लोग, जबकि अन्य की बात आती है तो आंकड़ा पहुंचता है 10% पर। यानी कि पार्टी और उम्मीदवार को देखकर 47% पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल में वोट डाले हैं। अपने दूसरे सवाल पर हम आ जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल और महत्वपूर्ण ये सवाल है, लोगों के बीच जाकर था
क्या आप राज्य सरकार में बदलाव चाहते हैं? हाँ में जवाब आता है 37% लोगों का, जबकि नहीं में जवाब आता है 60%, यानी कि 60% फर्स्ट डिवीजन से ममता बनर्जी पास होती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर सच माने तो तस्वीर तकरीबन इसी तरह की 19 तारीख को होगी। तीसरा सवाल, क्या आप राज्य सरकार में बदलाव चाहते हैं? दूसरा हमारा ये सवाल था। तीसरे सवाल पर हम आ जाते हैं। हमारा तीसरा सवाल था, आपके हिसाब से मौजूदा मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा है? अच्छा, इसमें जवाब आता है 40% लोगों का, औसत बताते हैं 21% लोग, जबकि खराब बताते हैं 27% लोग। यानी कि ममता बनर्जी की स्थिति हर तरह से कहीं ज्यादा बेहतर यहां पर दिखाई दे रही है। और अब दूसरे राज्य का हम रुख कर लेते हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि जो स्थिति है वो तकरीबन साफ हो गई है। एक बार फिर से ममता दीदी का वहां पर राज, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है असम को लेकर, क्योंकि बीजेपी असम से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रही है। असम के एग्जिट पोल क्या सामने आए हैं? अनुराग। बिल्कुल चित्रा, यही 3 सवाल असम की जनता से जब एग्जिट पोल के दौरान पूछे गए कि आपने किस आधार पर वोट दिया, तो देखिए असम की जनता ने क्या इस सवाल का जवाब दिया। प्रतिशत में हम लेकर आए हैं 53% जनता ऐसी है जिसने पार्टी और उम्मीदवार को देख करके वोट दिया है कि पार्टी क्या है और चेहरा क्या है। 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने विकास और कानून व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखा अपनी, और 11% ऐसे थे जिनके लिए अन्य मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पार्टी उम्मीदवार से ऊपर उठकर थे या कानून व्यवस्था और विकास से ऊपर उठकर थे। 53% पार्टी और उम्मीदवार के साथ गए। दूसरा सवाल असम की जनता से हमने पूछा कि क्या वो मौजूदा सरकार में, राज्य सरकार में बदलाव चाहते हैं। यही सवाल जब पूछा गया तो जनता ने जो जवाब दिया उसमें 70% ने कहा कि हां, हम राज्य सरकार में बदलाव चाहते हैं, जबकि 24% ने कहा कि नहीं, हम कोई बदलाव नहीं चाहते। यहां मौजूदा सरकार के लिए एक सेटबैक है। 70% लोग कहते हैं कि वो सरकार को बदलना चाहते हैं, और आंकड़े हमने देखे कि असम में किस बंपर प्रतिशत के साथ वोटिंग भी हुई है। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, और तीसरा सवाल आपके हिसाब से मौजूदा मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा? ये जब असम की जनता से पूछा गया कि अब जाहिर सी बात है कि इसके आंकड़े क्या सामने आएंगे। अच्छा 29% लोगों ने कहा, औसत 26% लोगों ने कहा, खराब 34% लोगों ने कहा। तो आप औसत को अगर खराब के साथ मिलाते हैं चित्रा, तो फिर यह आंकड़ा बढ़ जाता है वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए। तो जी, यहाँ पर चेहरा ममता बनर्जी की जगह, हाँ, वो तकनीकी गड़बड़ी थी, चलिए उसको तुरंत हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट के लिहाज से कम अगर हम देखें तो केरला में खुशखबरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सारी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। और इसी सवाल के साथ सबसे पहले प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ, सीपीआई के लीडर, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सब पहले सवाल के साथ मैं आ जाती हूँ। कम से कम चलिए, केरल को लेकर आपकी उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ऐसा लग रहा है आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, एक तरफा वहां की जनता ममता बनर्जी की तरफ जारी है। ऐसा नहीं है। पश्चिमी बंगाल में पहले 2 फेज में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बहुत ही वोटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब किया, लोगों को वोट नहीं डालने दी, लोगों को घरे के अंदर बंद कर दिया, गांवों से गांव बाहर नहीं निकलने दिए, बावजूद उसके वोट पड़ी। और आखिर के 3 फेजों में हम गेन किए हैं वहां पे। जो हमने अभी पूछा यहाँ आने से पहले, टीवी में आने से पहले वहां के 7 जिलों के लोगों से, हमारे हिसाब से वहां पे वामपंथी पार्टी जो है बिल्कुल नेक टू नेक है। और ये जमीनी हकीकत नहीं है जो आपका ये सर्वे दिखा रहा है। सर्वे में तो दिल्ली बिहार में भी बीजेपी की सरकार बना दी। सर अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, हाँ, तो ये एग्जिट पोल है, अब सच्चाई को मान लेना चाहिए। मैं खुद भी कोलकाता गई थी सर, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, वहां पर लेफ्ट के लोग तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। सच्चाई यही है। हर हालत में वामपंथी पार्टियों का इस बार वहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। आपको आप 19 तारीख को सरकार बना रहे हैं कि नहीं? सरकार भी बना सकते हैं, 8-10 सीटों का वेरिएशन रहना है, वो उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वोट का ट्रांसफर कितने एक्चुअलिस्टिक है जी, ये सारा चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए अभी रात को रिपोर्ट मिलेगी। पश्चिम बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर भी है, तमिलनाडु को लेकर भी है, पुडुचेरी को लेकर भी है, आसाम को लेकर भी है। अच्छा चलिए ठीक है। आपने पूछा मेरे को जी, बंगाल के लिए, बंगाल, चलिए मैं सवाल ले लेती हूं आपसे, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर 60% वहां की जनता उनके साथ जाती है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि बाकी पार्टियां एक तरफ, ममता बनर्जी एक तरफ, जबकि सभी पार्टियों ने अपनी ताकत वहां पर झोंक रखी थी। ममता बनर्जी ने, मानस जी, ऐसा आखिर क्या किया कि वहां की जनता दोबारा एक बार फिर से ममता राज चाहती है वहां? यही बात ही मैं कहना चाहता था। देखिए ममता बनर्जी जो कानून के बारे में बोल रहे थे तो सही बोल रहा था जी। देखिए सीपीएम ने 34 साल एक ही चीज किया था। सीपीएम ने जो किया था वो उसको ऊपर जैसे दान करके चला गया ममता को, इसी सेम लाइन ममता इज फॉलोइंग, ममता उसी काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा ही कर रही थी। लेकिन एक बात है, जैसे
वायलेंस करना है, लूटिंग करना है, रिगिंग करना है। ये साइंटिफिक रिगिंग था सीपीएम को, बूथ कैप्चरिंग कर बूथ जैम करके करता था, लेकिन एक घर में जाके मार दंगा करके दरवाजा बंद करके करता है जो भी है। लेकिन एक बात सुनिए, इस ममता बनर्जी के 5 साल में वहां पे जो सफाई का जो काम है, अभी जहां पे जाइए इतना क्लीन, इतना साफ सुथरा सब जगह में किया, कुछ से काम किया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुसलमान के लिए, मुस्लिम के लिए क्या है जी? उन्होंने मुस्लिम के लिए जबरदस्त यूनिवर्सिटी बना दिया, कॉलेज बना दिया, वो क्या न क्या सब कुछ किया। इनके मुस्लिम वोट का एक जबरदस्त उनका उसमें पकड़ है कि मुस्लिम वोट, मतलब जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोटर है उसने एक तरफा ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान किया, आप ये कहना चाहते हैं? 73 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे से 85 तक ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये तो उनका सबसे बड़ा वहीं पे घुस गया। थोड़ा इस बार उसमें से कुछ वोट आ जाएगा सीपीएम के, इस बार इतना नहीं मिलेगा जो लास्ट टाइम में मिला था, कुछ तो डाइवर्ट होगा, लेफ्ट फ्रंट का साइड जाएगा, कांग्रेस का पास भी जाएगा। लेकिन ममता ने वहां पे पकड़ रखा जबरदस्त है, वहां पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। एक सेकंड, जो 60% दिखा था आपने, इतना तो नहीं होगा कि सैंपल सर्वे है, इसमें कोई साइंटिफिक ये नहीं प्रूफ नहीं है। नहीं, एग्जिट देखिए साइंटिफिक तरीके से ही एग्जिट पोल हो या फिर प्री पोल जो भी होते हैं वो साइंटिफिक तरीके से ही कराए जाते हैं। आपने दिल्ली बिहार में भी कराए थे, कोई ऐसा टेलीविजन चैनल था जो एग्जिट पोल में नहीं, लेकिन दिल्ली और बिहार में बीजेपी को जीता नहीं दिखा रहा था। हमारे हिसाब से तो आसाम में बीजेपी, हमारे हिसाब से तो आसाम में अभी भी बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें आ ही नहीं सकती। ममता इसका ग्राउंड रियलिटी है वहां पर। दिल्ली से आप जो कह रहे हैं, देखिए दिल्ली में भी लोग कह रहे थे जेटली साहब को 2 से ज्यादा भटक जाएंगे। अनुज गुप्ता जी बहुत देर से एक और उनको मैं बीच में लाना चाहूंगी। उत्तर दे दूं, एग्जिट पोल के दिलों में ज्यादातर सही साबित हुए हैं। एक बताइए ना, बिहार में एग्जिट पोल बिहार को छोड़ देना, बिहार के क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार आने वाली खारिज नहीं कर सकते हैं। अनुज जी को मैं लाना चाहूंगी। के तौर पे ममता इज कमिंग बैक, लेकिन जितना मार्जिन दिखा रहा है इतना मार्जिन आपको लगता है कि कम होगा? चलिए मानस जी मानते हैं कि इतना मार्जिन नहीं होगा, यानी कि 60% नहीं, परसेंटेज उससे कम होगा। जबकि लेफ्ट पार्टी का ये मानना है कि ममता बनर्जी नहीं बल्कि लेफ्ट की सरकार वहां पर बनने जा रही है। अनुज जी, लेकिन मैं आपको लाना चाहूंगी, ममता बनर्जी की अगर बात करें, चूंकि 60% जनता उनके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में इस एग्जिट पोल के जरिए, उनकी 2 महत्वपूर्ण बातें, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण कोई भी पार्टी उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई? और एक बार फिर से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता सरकार। देखिए, उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हों ऐसा कोई नहीं कहेगा। राज्य फिर से तीव्र आर्थिक विकास या औद्योगिकरण की तरफ बढ़ा हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन सीपीएम वाम मोर्चे का जो एक लंबा शासन रहा, उस दौरान जो तकलीफें जनता ने झेली, उसी के कारण वो अभी भी सीपीएम की तरफ जाने को तैयार नहीं है। और लोकसभा चुनाव में तो हैरानी ये हुई कि उसमें से एक बड़ा वोट बीजेपी की तरफ चला गया था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता है। वो केरल में भी हो रहा था, मान लीजिए। मगर ममता ने, मानस जी ने सही कहा कि जो मुस्लिम वोट हैं उनको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो सबसे बड़ा वोट बैंक वहां बन गया है। और देखिए, जिन राज्यों में असम, बंगाल, केरल, इन सभी जगह पर मुस्लिम वोटों का महत्व हर चुनाव में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका प्रतिशत बढ़ रहा है। और जो भी दल उनको अपने साथ रख पाता है, और मुझे लगता है एकमुश्त तरीके से मुर्शिदाबाद, मालदा को छोड़ दीजिए, बाकी इलाकों में वो शायद ममता बनर्जी के साथ जा रहे होंगे। इसी कारण उनको इतना प्रचंड बहुमत दिख सकता है। चलिए सर, दोबारा से मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी और कांग्रेस से भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आऊंगी अवधेश जी के पास भी, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि 294 में से 184 सीटें अकेले ममता बनर्जी ने 2011 में जीती थी, लेकिन सीटों के लिहाज से स्थिति क्या होगी, एग्जिट पोल में वो आंकड़े भी दिखाएंगे आपको। इंडिया न्यूज टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आप देख पा रहे हैं और स्थिति यहां पर बेहतर बनती हुई ममता बनर्जी के लिए, लेकिन केरल में खतरे की घंटी कांग्रेस पार्टी के लिए। फिलहाल मैं सीधे रख कर लेती हूं सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में, खासतौर से केरल और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, किस तरह की उम्मीद कर रही है खुद के लिए? देखिए, 5 राज्यों में जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें आसाम में बीजेपी पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। इसलिए कि अगर आप देखें 2014 का इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन था, उसमें 69 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लीड कर रहे थे और बड़ी तादाद में हम सेकंड नंबर पे भी थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, और फिर इस बार जो हमारा जो गठबंधन हुआ है
साथ साथ जो उनके भी वोट्स है वो हमारे तरफ ट्रांसफर होंगे और मुझे लगता है आसाम में हम बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे आसाम में। ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा, और आपके जो भी आपने पोल कर दिखाया आपने कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि वहां पर नई सरकार हो। तो आसाम में तो हमें सर्टेनिटी है। बट आपने पूछा केरल और तमिलनाडु के बारे में। केरल में ऐतिहासिक होगा हमारे हिसाब से, बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। वहां पर अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो दो पार्टी बराबर, एक बार एक को मिलती है सत्ता, दूसरी बार दूसरे को मिलती है, लेकिन इस बार शायद वो पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर आएगी और हमें कहीं ना कहीं सरकार बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इस बार जो प्रतिशत अगर आप देखिए तो जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारी 15% तक वोट गई है, और जो गठबंधन के साथ अगर देखें तो मुझे लगता है कि इस बार काफी बड़ा जो झटका हम दोनों बड़ी पार्टियां जो वहां पर है, यूडीएफ और एलडीएफ, उनको हम दे सकते हैं। और जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो एक बड़ी भूमिका बीजेपी वहां पर करेगी, क्योंकि हमारा जो गठबंधन हुआ है जो भारत जन सेना से, उसके साथ लगता है कि हमारे को वोट शेयर काफी हमारे साथ एक जुट जाएगा और हम बहुत अच्छा करेंगे केरल में। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में देखिए ममता जी से काफी लोग नाराज हैं वहां पर। मुझे नहीं लगता है कि 60% लोग, जो ये सैंपल साइज जो भी हो, लेकिन 60% लोग उनसे खुश हैं। अगर आप 2014 के इलेक्शन को देखें तो हम वहां पर बीजेपी 27 जगह पे जो है वो लीड कर रही थी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अगर गठबंधन के साथ देखें तो हम करीब 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड कर रहे थे। और इस बार का अगर आप देखें तो पिछले बार 58 लाख शेयर्स हमको मिला, जबकि हमारे बहुत सारे बूथ पे हमारे टीम को भी बैठने की भी जगह नहीं दी गई थी। हमारी इस बार बहुत अच्छी तैयारी है वेस्ट बंगाल में, और मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पर भी एक बड़ा जो पश्चिम बंगाल में आपको उम्मीदें हैं, लेकिन केरला कांग्रेस के, जी समझ गए मैं आपकी बात। चलिए, असम से आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि असम में अगर हम देखें तो वहां के लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो हमारा दूसरा सवाल था, क्या आप राज्य सरकार में बदलाव चाहते हैं, 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण, चूंकि केरला का भी आपने जिक्र कर दिया है और खुद नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां पर जाकर दो महत्वपूर्ण बयान दिए। पहला तो सोमालिया से जो तुलना किया था उसको लेकर किस तरह से बीजेपी घिर गई चारों तरफ से, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हमने देखा है, यूडीएफ और मतलब दोनों ही पार्टियां एक बार 5-5 साल के लिए सत्ता में आती हैं, इसको लेकर भी बीजेपी तंज कस रही थी। फिर केरला में खुद को आप कहां खड़ा पा रहे हैं सईद साहब? देखिए, मैंने जैसे कहा केरला में अगर आप म्युनिसिपल इलेक्शंस के रिजल्ट देखें तो हमने बहुत अच्छा किया है। आप जो म्युनिसिपल इलेक्शन में 25% जो है रूलिंग पार्टी को मिली है, हमने बीजेपी और उसको अलायंस को 15% वोट मिला है। जब इस बार हमारे जो एडवा कम्युनिटी है उसके साथ उसकी जो एक पार्टी है बीजेडीएस, उसके साथ हमारा जब टाइप हुआ, उससे हमें बड़ी एक स्ट्रेंथ मिली है। और बीजेपी और उनके दोनों जो वर्कर है साथ साथ बड़े मुस्तैदी से काम किया है, बहुत पेनिट्रेशन किया, बूथ लेवल तक काम किया, डोर टू डोर हम लोगों ने कैंपेन किया है। और मुझे लगता है कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर एक ही पार्टी विच बहुत विजिबल रही और जिसको लोगों ने सराहा है और चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रोल अच्छा प्ले करे, और हमने जो भी नुमाइंदे चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए लौटें सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। जो कि बीजेपी चाहती है 54% हिंदू मतदाता है केरला में, उसको देखकर भी उसकी उम्मीदें वहां पर हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर मैं आऊंगी आगे। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए। 5 राज्यों में संपन्न हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव। आपको बता दें, दिलचस्प ये है 8 राज्यों में अगर समूचे हिंदुस्तान की बात करें बीजेपी का राज है, 8 पर कांग्रेस का। लेकिन इन 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी पर इंडिया न्यूज टुडे चाणक्य के साथ मिलकर लगातार आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है। 2 महत्वपूर्ण राज्यों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं और अब बारी आती है केरला की। महत्वपूर्ण राज्य है, ताबड़तोड़ दौरे यहां पर बीजेपी के नेताओं की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हालांकि एक बयान ने बवाल भी खड़ा कर दिया था। फिलहाल इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन केरल को लेकर आंकड़े क्या हैं ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग मुस्कान का। चलिए जनता को बताते हैं कि केरल की जनता से जब हमने पूछा कि आपने किस आधार पर वोट दिया है तो क्या प्रतिशत निकल करके सामने आया। कानून व्यवस्था को किसने एजेंडा बताया, विकास को किसने, पार्टी और उम्मीदवार को देखिए आप। 59% लोग कहते हैं कि पार्टी और उम्मीदवार उनके जहन में था जब वो वोट डालने जा रहे थे। 32% केवल ऐसे लोग थे जो विकास और कानून व्यवस्था को मुद्दा मान करके वोट डालने गए।
6% केवल ऐसे थे जिनके लिए मुद्दे इन दोनों से अलग थे। किस आधार पर वोट दिया, ये आंकड़े हमने देखे। राज्य सरकार को क्या वो बदलना चाहते हैं, राज्य सरकार में क्या वो बदलाव चाहते हैं, मौजूदा सरकार में क्या वो चाहते हैं कि वो न रहे, दूसरी सरकार आए। देखिए आप यहां पर क्या आंकड़ा सामने आता है। आप देखिए कामोबेश 50-50 का यहां पर मामला है। 43% लोग चाहते हैं कि नहीं सरकार नहीं बदली जाए, जबकि 49% चाहते हैं कि सरकार को बदल दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 मामला, नेक टू नेक मामला। अब तीसरे सवाल का रुख करते हैं केरल में। तीसरा सवाल कि आपके हिसाब से जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, क्या उनका कामकाज ठीक है, उनका कामकाज कैसा रहा। 35% लोग मानते हैं कि अच्छा रहा। यहां पर भी देखिए 50-50 का मामला है। 31% कहते हैं खराब रहा, जबकि 24% मानते हैं कि उनका काम औसत रहा। चित्रा। बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल भी मैं टीवी स्क्रीन पर लाना चाहूंगी, और ये महत्वपूर्ण सवाल है केरला को लेकर। असम में किस जाति समुदाय ने किसको वोट दिया है, और यहां पर देखिए सामान्य अगली जाति बताती है एलडीएफ को 34%, यूडीएफ को 25%, बीजेपी प्लस को 29%, जबकि अदर्स को 12%। अगर हम मुस्लिमों की बात कर लें, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे थे वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चलेगा, आप उसको देख भी सकते हैं। ये दरअसल जातीय व्यवस्था इस समाज का एक कड़वा सच है, और राजनीति में वो और ज्यादा हावी हो जाता है। उसी को लेकर ये सवाल हमारा लोगों के बीच जाकर था। लेकिन केरला को लेकर मैं सवाल सीधे कर लेती हूँ। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी बहुत देर से बनी हुई है। प्रियंका, चूंकि इतिहास रहा है केरला का, एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, यानी कि केरला की उम्मीदें तो इस बार कांग्रेस ने छोड़ ही दी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हर साल हर 5 साल में सरकारें बदली हैं या पार्टीज बदली हैं तो इस साल भी वही होगा। तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों ने देखा है हमारा क्या कार्यकाल रहा है इस 5 साल में, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। अभी भी आप जो आंकड़े पढ़ रही थी केरल के चीफ मिनिस्टर को लेकर, उसी से स्पष्ट होता है कि लोगों का भरोसा उन पर बिल्कुल है, और जब वो नतीजे आएंगे 19 तारीख को तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले। श्री संत जो कुछ टाइम पहले ये लोग आरोप लगाया करते थे कि क्रिकेट बैटिंग के में फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट मिलेंगी केरला में। किस आधार पे कहा है, किस बेसिस पे कहा है, और जिस कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे आकर बोल रहे हैं, उसी से थोड़ा मुझे हंसी महसूस होती है कि बगैर इलेक्शन में समझे ना जाने केरल का इलेक्शन कैसे होता है, वो 71 सीट अपने आप को देने में लगे हैं। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि केरला की जनता ने हमें वोट दिया, हमने सरकार चलाई, हमने पूरी कोशिश की कि उनकी जो भी प्रॉमिसेस रहे हमारे रहे, हम उनको पूरा करें। और उनकी दरअसल केरला की स्थिति शुरू से ही 50-50 को लेकर रही है। आपने अभी एग्जिट पोल के आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन अगर मैं 2011 के जो नतीजे सामने आए थे उसको देखूं तो यहां पर कांग्रेस यूडीएफ को 72 सीटें मिली थी, जबकि आपसे 4 सीटें कम थी सीपीआईएम एलडीएफ को, यानी कि स्थिति वहां पर भी 50-50 की ही थी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से आप लोग जीतकर वहां पर पहुंचे थे। वोट में भी केवल 0.9% का अंतर था। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। एक मिनट सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बोल लेने दीजिए, और मैं अपनी आवाज भी नहीं उठा पाऊंगी, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है। मैं बस यहाँ पर यही कहूंगी, 50% हो, 49-51 हो, जो भी हो, हम बहुत क्लियर हैं कि जो हमें लोगों ने वोट दिया था, हमारा काम था सत्ता चलाना और अच्छे से लोगों को हमने वादे किए थे वो पूरा करें। अगर हम हर इंडिकेटर देखें, सोशल वेलफेयर इंडिकेटर देखें, डेवलपमेंट इंडिकेटर देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा देखें केरला का, केरला ने हर तरफ से आगे बढ़ोतरी की है, हर राज्यों से आगे बढ़ोतरी की है, गुजरात से आगे है, काफी अलग अलग राज्यों से भी आगे है। तो अगर इन सबको ध्यान में रखेंगे तो केरल की जनता भी जानती है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके लिए काम करेगा, कौन उनके लिए जो वादे हैं वो पूरे करेगा। तो जो एस्पिरेशन है केरला की जनता के, वो हमने पूरे करने की कोशिश की है। अब 19 तारीख को पता चलेगा 50% है। चलिए, उसके लिए हमें 19 का इंतजार कर लेना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन दिलचस्प ये भी हो जाता है कि माकपा के साथ आप लोग लड़ते हैं केरला में, और पश्चिम बंगाल में उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा करते हैं। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले सैयद जफर इस्लाम साहब को जोड़ना चाह रहे थे। जफर साहब, महत्वपूर्ण हो जाता है, श्री सांत ने
इस तरह का बयान दिया है कि 71 सीटें बीजेपी को आने जा रही हैं केरला में। इसको तो कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। कम से कम आपके जो उम्मीदवार हैं उन्हें सही तस्वीर तो आप लोग बताते कि स्थिति ऐसी नहीं है केरला में आप लोगों की। और इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सबसे ज्यादा ईमानदार है। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि बहुत ऐतिहासिक होगा बीजेपी को, जिस तरह की वहां पर एक बीजेपी उभरती हुई पार्टी है और जिस तरह का हमारा गठबंधन है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे वोट शेयर में और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और हम डेफिनेटली एक ऐसी पार्टी उभर के आएंगे, जैसे मैंने पहले कहा, जो सरकार बनाने में मदद करेगी और सरकार बनाने में रोल प्ले करेगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 71 आएगा या 61 आएगा या 81 आएगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं और ये कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी वहां पर एक बड़ी पार्टी पे की तरह उभरेगी और जो सफाया होगा वो कांग्रेस का होगा। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस का सफाया होगा, केरला में भी, और ये आप देखेंगे कि कांग्रेस इस पूरे आसाम में भी नहीं, ये कांग्रेस का सफाया होगा पश्चिम बंगाल में। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताइए ना जफर साहब, बीजेपी कौन से ये बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस हर जगह पार्टी दिख रही है या शून्य सीट लाकर केरल में शून्य सीट भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये लिख कर दे रही हूँ, शून्य 0 सीट, और वेस्ट बंगाल में 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आ गई। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, आप जफर साहब अपना बताओ, प्रियंका कह रही है कि एक भी सीट नहीं आने जा रही है केरला में। बिल्कुल टोका नहीं, बीच में 0 सीट आई केरला में, 0 सीट। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, लेकिन दिनेश जी, मुझे लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों के सुर एक हो जाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आप अलग अलग लड़ते हैं, ये बात समझ से परे है। मैं दिनेश जी आपसे, चूंकि प्रियंका का ये कहना है के खिलाफ कांग्रेस एक साथ, मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। मुझे कंप्लेंट करने दीजिए। बंगाल में भी आएगा, आपको तो पश्चिम बंगाल की हमने बात की, बार से लौट कर पश्चिम बंगाल पर आते हैं, उसका हम लगातार आंकड़ा भी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का। बिल्कुल असम में तो आएंगे बीजेपी, असम में आएंगे। असम में आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल केरला में जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अधीर जी से शुरुआत कर लेते हैं, एक एक करके पश्चिम बंगाल पर। बिल्कुल प्रियंका लौटी हूं मैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर अधीर जी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, हम पश्चिम बंगाल के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकता है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। फिर जो आंकड़े भी सामने आए हैं और जो कॉन्फिडेंस भी दिखाया जा रहा है ममता बनर्जी को लेकर, वो कैसे, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर अच्छा कर जाती है तो ममता बनर्जी के लिए स्थिति उलट भी हो सकती है। वो हमने ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 3% वोट अगर वाम मोर्चा के पक्ष में आ जाता है तो ये 149 से 150 सीटें ला सकते हैं। लेकिन असल में अगर आप ध्यान से देखेंगी तो ममता बनर्जी का एज क्यों है, और मैं इतने विश्वास पूर्वक कैसे कह रहा हूं कि ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है, वो तो हमारा वो भी है। देखो, एक तो जो सीपीएम का जो काम था कैडर बनाना, जो लड़ाकू आक्रामक कैडर, वो उसने अपनाया है, काफी बनाया है। हर जिले में तृणमूल कांग्रेस ने काफी आक्रामक कैडर्स बनाए हैं। दूसरा जो उनका आधार है वो है कि एक लीडरशिप, और बाकी ने नहीं पेश किया अभी तक। सीपीएम ने अपना लीडर नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, ममता बनर्जी एक लीडर के रूप में उपस्थित थी। मुस्लिम मतदाता उनका बड़ा फैक्टर है उनके सामने, और जो सड़कों का निर्माण है, बिजली है, छात्राओं को साइकिल है, वो जो गांव के एरिया में उसका प्रभाव है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो इस बार वाम मोर्चा थोड़ा बहुत सीटें बढ़ा ले, लेकिन वो ममता बनर्जी को सत्ताच्युत करने की स्थिति में नहीं है। आपको ये लगता है? ठीक है, मैं लौटूंगी सर, मानस सर मैं लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुज जी के पास भी मैं जाऊंगी, और महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना पश्चिम बंगाल में क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस चूंकि एक साथ है वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ जाए, या फिर जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं यानी कि 60% जनता ममता बनर्जी के साथ है, ऐसा होगा? इस पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इंडिया न्यूज टुडे चाणक्य का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप लगातार इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, और अब तक 3 राज्यों को लेकर जो 4 महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछे थे, उसके आधार पर अगर इन तीनों राज्यों की स्थिति का आकलन हम करें, आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में असम में सीटें किसको कितने मिलने वाली हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, लेकिन उसके आधार पर जो 4 सवाल हमने पहले आपको बताए हैं उसके आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार तरीके से वापसी हो रही है, और किस आधार पर वोट दिया था लोगों ने
उसके आंकड़े भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम असम की, असम में बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि 2011 में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी एजीपी और बीपीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और दावा इस बात का किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के आंकड़े भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं क्योंकि वहां की जनता मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। कांग्रेस के लिए बुरी खबर है और बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है, इस तरह की तस्वीर उभरती हुई असम में दिखाई दे रही है। लेकिन केरला में बात करें, केरला में स्थिति 50-50 की है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा जबकि वापसी शानदार तरीके से वहां पर मात करेगी। आपको बता दें कि 2011 में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था क्योंकि 62 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, जबकि 58 सीटें माफ कीजिएगा 72 सीटें मिली थी वहां पर कांग्रेस पार्टी को, 68 सीटें वहां पर मिली थी माकपा को। लेकिन इस बार वहां पर तस्वीर बदलेगी क्योंकि पिछले 4 बार के चुनाव यही दर्शाते हैं कि एक पार्टी जाती है तो दूसरी पार्टी आती है। और जितने भी सवाल हमने पूछे वो सवाल लगातार इंडिया न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। यानी कि इन तीनों राज्यों में स्थिति तकरीबन साफ होती हुई और ये सबसे सटीक एग्जिट पोल है जो इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। अनुज जी, आपके पास में आना चाहूंगी, बहुत देर से हम नहीं आए थे। कम से कम अब तक जो 4 सवालों के साथ हम जनता के बीच गए, उन 4 सवालों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्थिति बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है, असम में बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर और वो सरकार बनाने जा रही है। जबकि अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में कांग्रेस पार्टी को नुकसान, अगर इस आंकड़े को हम सच माने तो वहीं दूसरी तरफ माकपा वापस यानी कि लेफ्ट पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब वक्त आ चुका है सीटों का, सीटों को लेकर यह एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे पहले जान लेते हैं असम को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं और इसे जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग मुस्कान का। अनुराग, चलिए, जो 4 सवाल हमने पश्चिम बंगाल में पूछे चित्रा, जो 4 सवाल हमने केरल में पूछे, उन्हीं 4 सवालों के आधार पर अब ये देखते हैं कि असम में सीटों का क्या कुछ गणित निकल करके बाहर आया है। ये देखिए किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी अलायंस को 90 सीटें, कांग्रेस अलायंस को 27 सीटें, एआईयूडीएफ को 9 सीटें और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है। ये असम की स्थिति है, ये असम की तस्वीर है जहां पर बीजेपी बम्पर, जैसा आप अभी चर्चा में कह भी रही थी कि असम में बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, तो यहां पर 90 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, 126 सीटें हैं असम में जिसमें से 90 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी खबर क्योंकि अगर बिल्कुल और क्योंकि अगर हम तुलना करें अब 2011 की, तो तीनों ही पार्टियां चूंकि बीजेपी एजीपी और बीपीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इन तीनों ही पार्टियों का जो टोटल आंकड़ा वो 27 का रहा था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों को अगर माने तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 90 पर, यानी कि छप्पर फाड़ कर ऐसा लग रहा है असम की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। अनुज जी, पहली टिप्पणी। छप्पर फटेगा यदि भाजपा गठबंधन वहां 90 सीटें लेती है, क्योंकि शायद भाजपा के भीतर भी कोई ये अंदाज शुरू में नहीं लगा पाया होगा कि कमल ही स्पष्ट बहुमत में होगा, सहयोगी अलग होंगे। उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल, यदि 90 मिलती है इसका मतलब होगा भाजपा खुद अपने बलबूते 64 सीटें वहां जीत रही होगी, तभी वो 90 उनको मिल पा रही होंगी। बिल्कुल, और यदि वो होता है तो वो वास्तव में बहुत बड़ी घटना होगी। 5 सीटें 2011 में मिली हो और अचानक से आप इस तरह से 64 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बढ़त वहां दर्ज की थी। उसके आधार पर ही पिछले 2 सालों से एक अंदाज ये कि बीजेपी वहां अच्छा कर सकती है। इतना अच्छा कर सकती है उसका अंदाज शायद चुनाव मैंने आपके ये नतीजे दिखाने के पहले तक नहीं था। लेकिन ये तो देखा जाए 2014 से भी बेहतर स्थिति में, लोकसभा चुनावों से भी बेहतर स्थिति में एक मोमेंटम बना जो तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ चला गया है। मुझे एक लगता है, सुनिए, मुझे लगता है कि ये जो आपने देखा रहा ना आंकड़ा, मुझे लगता है इससे नहीं होगा। मेरे ख्याल से मेरा जो हिसाब से है ये कांग्रेस बीजेपी अलोन विल गेट, बीजेपी अकेले 60 सीट के ऊपर ले लेंगे और इनका जो है 60 सीट के ऊपर ले लेगी, 64 जी, ठीक है। उसके बाद इनका जो एजीपी का है मान लीजिए 8 होगा तो 68 हो गया, इसका 4 हो गया, 72 75 तक इसका आ जाएगा, इसका ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस का मगर जो अपना आंकड़ा दिखाया आंकड़ा सही मान के चल रहा है ना, गवर्नमेंट बना रहा बीजेपी, लेकिन इतना नहीं होगा, 75 तक रहेगा। चलिए, बीजेपी नेता का मैं रुख करूंगी। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि छप्पर फाड़ कर बीजेपी को वहां की जनता ने, असम की जनता ने वोट दिया। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं 126 में से 90 सीटें मिलती हुई बीजेपी को इस एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बाकी राज्यों के एग्जिट पोल और उसके सटीक नतीजे सीटों के लिहाज से क्या